एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सुरक्षित प्रसव जांच सूची क्या होती है। यानी कि प्रसव के लिए जो महिला या क्लाइंट जो आती है हमारे पास, उसके प्रसव को सुरक्षित रखने के लिए हम इस तरीके से जो ऐसी हमारे पास 4 चेकलिस्ट होती है, जिसको कि हमें समय समय पे देखना होता है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी जटिलता पाई जाती है तो हम समय से उसको हायर सेंटर पे रेफ़र करते हैं। तो इन कदमों को उठाने के लिए हमको किस तरीके से इन जांच सूची का पालन करना होता है, आइए जानते हैं। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो आप सभी के साथ मैं ये बात अपना शेयर करूंगी। आप सभी के साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो आज हम इसमें से बर्थ के जो पहली चेकलिस्ट होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसको देखना होता है। अगर हम पूर्णतः इन सुरक्षित प्रसव जांच सूची का पालन करते हैं तो यकीन मानिए हम जो महिला का प्रसव है वो बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, माँ और बच्चे को सुरक्षित रह सकते हैं। और कोई जटिलता आने पर उनको देखिए, जब जटिलता होती है तो उसमें सबसे दिक्कत होती है टाइमिंग को लेकर के, कि वो ज़्यादा टाइम पास हो गया अब और जटिलता और गंभीर हो गई है, तो उसको रोकने के लिए जांच सूची बनाई जाती है, सेफ चेकलिस्ट बनाई जाती है, ताकि कम से कम समय के अंतर्गत हम महिला और बच्चे का आकलन कर सकें। और जिससे कि हमारा समय जो समय बहुत कीमती होता है प्रसव के टाइम, क्योंकि माँ और बच्चे दो की ज़िंदगी होती है कि अगर उसमें कोई अगर खतरा उत्पन्न होता है तो दो लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें इन तमाम जांच सूची का नियमतः पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, आपके यहाँ जैसे मरीज आती है, आपने बीपी, पल्स वगैरह सारी चीज़ें देख ली। अब क्या करना है, बड़े आराम से आपको इस बात पे सोचना है कि क्या माँ को रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो हाँ, व्यवस्थित किया गया या नहीं, वो हाँ भी हो सकता है। तो आप में आप महिला को रेफ़र स्लिप देंगे ताकि हायर सेंटर जा सके। अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है तो आप अपने पास भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो उसको जान लेते हैं कि उसकी वजाइना से कोई रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, उसको तेज़ बुखार तो नहीं है, यानी 98.4 डिग्री जो सेल्सियस होता है उससे ऊपर उसको फीवर तो नहीं है, तेज़ सिर दर्द या उसकी विजन जो है वो धुंधली तो नहीं है, उसको फिट्स तो नहीं आ रहे हैं, उसके एब्डोमेन एरिया में भयंकर तेज़ सीवियर पेन तो नहीं हो रहा है, या उसे कोई हार्ट संबंधी रोग का इतिहास हो, या कोई और भी गंभीर बीमारी हो, या सांस लेने में तकलीफ है। ये सारी बातें को आप बड़े आराम से उससे पूछिए। और इतना सब कुछ अगर उसमें नहीं है तो आप उसको यहाँ नहीं पे टिक लगाइए कि हाँ आपने अपने यहाँ रखा, उसमें ये सब कोई भी दिक्कत नहीं था। अब क्या है, पार्टोग्राफ शुरू हो चुका है, अगर नहीं तो नहीं पे टिक लगाइए, अगर हाँ तो हाँ पे करिए। कब शुरू करेंगे कि 4 सेंटीमीटर या उससे अधिक अगर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है तभी हम पार्टोग्राफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछ ही रहा है कि पार्टोग्राफ शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है कि अगर 4 सेंटीमीटर से कम का डायलेशन है तो आप नहीं पे टिक लगाएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो आप हाँ पे टिक लगाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है देखने के लिए। जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर उससे अधिक खुल जाए तभी शुरू करना है, ये तो पार्टोग्राफ का नियम है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया आप लोगों को। उसके बाद सर्विक्स का फैलाव 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होना चाहिए, यानी मल्टी है तो उससे अधिक होगा, अगर प्राइमरी है तो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। यहाँ पे ये बात आपको नोट करनी चाहिए, ठीक। अब क्या है, हर 30 मिनट में माँ की क्या क्या देखनी होती है, बीपी, ये नब्ज लिखा है मतलब बीपी, बच्चे के जाने का संकुचन मतलब कि उसको कितने दर्द आ रहे हैं, एक बार आ रहा है, 2 बार आते, हर 10 मिनट में कितने दर्द होता है उसको आपको आधा घंटा में देखना होता है। और क्या एफएचएस आपको आधे घंटा में देखना, और एम्नियोटिक फ्लूइड का रंग जो होता है वो भी हर आधे घंटे में आपको चेक करना होता है।
और अब 4 घंटे में क्या देखना है आपको, माँ का टेम्परेचर, उसकी बीपी और सर्विक्स का डायलेटेशन आपको 4-4 घंटे में देखना होता है। इस तरीके से आप जान सकते हैं पार्टोग्राफ के हिसाब से उसका जो मतलब पार्टोग्राफ अगर ठीक ठाक चल रहा है और उसका डायलेशन ठीक है तो सारी चीज़ें सही हैं, और नहीं अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है या बच्चे से संबंधित या माँ से संबंधित, तो आप यहाँ भी फैसला ले सकते हैं कि आपको मरीज को भेज देना है। अब क्या है, बिना ज़रूरत के प्रसव के दर्द बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन अन्य यूट्रोटोनिक नहीं देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे किसी भी प्रकार की दवा आपको नहीं देनी है, वो जो नेचुरल पेन आएगा माँ को, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप भर्ती करते हैं तो नेचुरल प्रोसेस ही होता है, उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। अब क्या है, माँ को निम्न की ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स, हाँ या नहीं। अगर आपको यहाँ पे सारे लक्षण देख लीजिए, अगर ज़रूरत है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं में। अब इसमें क्या क्या लक्षण हैं, माँ का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है, यानी उसको फीवर है, तब क्या होगा, एंटीबायोटिक देना है। वजाइनल से कोई उसको डिस्चार्ज आ रहा है जो कि बदबूदार है, तब भी आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी माँ को। बिना प्रसव के 12 घंटों से अधिक या प्रसव में 18 घंटों से अधिक मेम्ब्रेन का रेप्चर होना, यानी मेम्ब्रेन जो है वो 12 या 18 घंटे हो गए हैं रैप्चर हुए, तो उस स्थिति में भी उसको एंटीबायोटिक्स देना है। और एंटीबायोटिक्स कैसे देना है, डॉक्टर की सलाह पे देना है। ये उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक के लिए, तब आपको देना है। 24 घंटों से अधिक का समय यह बाधित यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, उस स्थिति में भी माँ और बच्चों के बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। 37 हफ्तों के गर्भ से पहले झिल्ली का फटना, यानी अभी वो प्री मेच्योर बेबी है और मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है, तब भी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कंडीशन है किसके लिए, एंटीबायोटिक्स देने के लिए। तो इसमें कुछ भी है तो डॉक्टर सलाह देंगे, लिखेंगे केस शीट पे, तब आपको उस माँ को क्या BST देना है, तो यहाँ हाँ या नहीं में आप जिस तरीके से है वो वैसा आप टिक लगा दीजिए। अब इसमें क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की बात हो रही है, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ नहीं। अब कंडीशन देख लेते हैं। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट की पहली खुराक देकर तुरंत FRU उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें। मतलब कि अगर किसी को एक्लेम्सिया है, फिट्स आने लगे हैं, तो क्या करना है, डॉक्टर की सलाह पे मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन जब वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसको, तो दे करके पहली खुराक दे करके अगर वो उच्च स्तरीय जगह पे नहीं है, वो CSC है, PSC लेवल पे है, तो ये पहली खुराक देने के बाद उसको तुरंत रेफर कर देना है। फिर क्या है, माँ की सिस्टोलिक BP 160 या उससे अधिक या डायस्टोलिक 110 या अधिक हो और प्रोटीनूरिया +3 हो, तो आपको क्या करना है, ये सब कंडीशन है कि उसको अगर पेट्स नहीं है तो भी सिस्टोलिक BP उसकी कितनी है, 160 तक पहुंच जाती है और डायस्टोलिक 110 तक आ जाती है, और जब यूरिन की जांच होती है तो प्रोटीनिया +3 तक हो जाता है। तो एक्लेम्सिया का मरीज है, आपको रिफर कर देना है। निम्न में से कोई भी खतरा हो, अगर तेज उसको हेडेक है, सीवियर हेडेक का है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द करती है, निचले नहीं ऊपरी हिस्से में दर्द करती है, फिट्स आ रहे हैं, विजन उसकी धुंधली है और पेशाब भी उसकी यूरिन कम पास हो रही है, यानी 24 घंटे में 400 ml हो रहा है। अगर ऐसा सारी चीज़ आप महिला से पूछेंगे, अगर इसमें से भी कोई दिक्कत है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की पहली खुराक दे करके डॉक्टर की एडवाइस से और उसको तुरंत ही उच्च स्तरीय सेंटर पे रेफर करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर उसको फिट्स बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, जिससे कि उसके लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। अब क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड, हाँ नहीं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है देख लेते हैं। माँ को प्रसव पूर्व 24 से लेकर 34 हफ्तों के बीच कार्टिकोस्टेरॉइड दे, यदि क्या क्या कंडीशन में देना है, समय से पूर्व प्रसव शुरू। समय से पूर्व प्रसव का मतलब है कि 36 वीक्स
में या उससे पहले प्रसव शुरू हो जाता है, दर्द आने लगता है। किसी किसी को होता है ये 7वें महीने 8वें महीने में भी प्रसव होते हैं, तो वहाँ पे क्या देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। वे परिस्थितियाँ हों जिनमें प्रसव निकट हो, जैसे प्रसव पूर्व यानी APH हो रहा है, एंटीनेटल हेमरेज हो रहा है, APH हो रहा है, समय से पूर्व झिल्ली का पटना यानी 37 वीक्स नहीं हुआ है, तभी उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, गंभीर प्री एक्लेम्सिया, इन सब कारणों में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। खुराक इंजेक्शन डेक्सामेथासोन की 6 मिलीग्राम IM हर 12 घंटे में कुल 4 खुराक दी जाती है, 12-12 घंटे पे दे। ये सब डॉक्टर आपको बताते हैं, ये अपने मन से कोई कुछ नहीं देता है, बस डॉक्टर के एडवाइस पे। लेकिन हाँ, हर जो भर्ती के समय जो स्टाफ भी होती हैं वो भी ये सारी बातें पूछती हैं, क्योंकि हमेशा तो डॉक्टर अवेलेबल होती नहीं है। ये सारी पूछ करके और अपने डॉक्टर को अवगत कराती हैं। माँ की HIV की स्थिति पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि HIV पॉजिटिव और प्रसव में है, क्योंकि देखिए ये सब बातें ANC होता है ना, 4 विजिट करना मस्ट होता है, 4 बार अस्पताल में आना आपको मस्ट है, तो इसमें सारी बातें पता चल ही जाती हैं कि महिला जो है SBSC पॉजिटिव है या HIV पॉजिटिव है, तो ये सब बातें पता चल जाती हैं। तो ये सब आप आराम से देख सकते हैं। यदि HIV पॉजिटिव है और प्रसव में है, तो यदि माँ ART ले रही है तो वहीं इलाज जारी रखिए। यदि माँ ART नहीं ले रही है तो शुरू करें। ART नहीं है तो प्रसव पश्चात ICTC सेंटर पे इलाज के लिए रेफर करें और HIV जांच की सलाह दें। मतलब आपको इस स्थिति में माँ को रेफर करना है। अब प्रसव एकदम नज़दीक है तो जो HIV के लिए होता है प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करके तुरंत प्रसव कराना पड़ेगा, और करा करके माँ और बच्चे को आपको हायर सेंटर रेफर कर दीजिए। फिर क्या है, प्रसव, डिलीवरी और छुट्टी तक एक साथी की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया, हाँ नहीं, यानी आपको यहीं पे बर्थ कंपेनियन बनाना है। मालूम है ना, आजकल बर्थ कंपेनियन बनते हैं। एक मरीज के साथ कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, उस जैसे हस्बैंड भी उसका हो सकता है, या घर का कोई अन्य सदस्य, जिसको गंभीर चीज़ों के बारे में हम लोग बता देते हैं, लक्षण क्या क्या है बताते हैं। अगर उनमें से कोई भी लक्षण जिसका प्रसव हुआ है उसमें दिख रहा है या बच्चे में दिख रहा है, तो क्या करता है, वो सूचित करता है, तुरंत वहाँ के ला करके डॉक्टर को दिखाता है। तो उसमें क्या क्या होता है कि उसको क्या क्या बताना है कि सहायता के लिए तुरंत पुकारे। अगर महिला को रक्तस्राव हो, पेट में तेज दर्द हो, सांस में तकलीफ हो, हेडेक बहुत हो, धुंधला विजन हो और भी जोर लगाने की इच्छा है, 2 घंटे पेशाब न कर पाए, तो क्या करेगी, तुरंत वो डॉक्टर को सहायता के लिए पुकारेगी। और प्रसव के दर्द को सहने में वो मदद करती है। अगर अभी प्रसव नहीं हुआ, ये प्रसव के बाद की चीज़ें थी, अगर प्रसव नहीं है तो भी तब तक क्या करेगा, अगर बर्थ कंपेनियन प्रसव के दर्द को सहने में मदद करेगा, यानी महिला को समझाएंगे बुझाएंगे, क्योंकि प्रसव का दर्द बहुत भयंकर होता है। जैसे कि महिला को काफ़ी पीड़ा होती है तो उसमें वो राहत देता है। बच्चे को नहलाना नहीं है, तेल नहीं लगाना है, बच्चे को स्तनपान से पहले कुछ नहीं देना है, केवल स्तनपान कराना है। जन्म के आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करना है, यानी बच्चे को माँ का दूध ही पिलना। इसके लिए वो बर्थ कंपेनियन क्या होगा, वो बढ़ावा देता है। बच्चे को कपड़े पहना कर लपेट के रखना है। इन सब बातों के बारे में बर्थ कंपेनियन को जानकारी स्टाफ के, हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा दी जाती है, जिससे कि उससे मदद मिलती है माँ और बच्चे को सुरक्षित रखने में। तो इस तरह से लास्ट में है कि जो भी सेवा प्रदाता होता है वो अपना सिग्नेचर करता है, तिथि नाम लिखेगा, यहाँ पे डेट डालेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। इस तरह से क्या है, सेफ चेकलिस्ट है। प्रसव की पहली सूची है। जब मरीज के आने पे हम इन बातों का पालन करते हैं, तो इतनी बातों का आपको अगर नियमतः हम पालन सभी लोग करते हैं तो कभी भी माँ और जो बच्चा है उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, और वो समय से अब हायर सेंटर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि सिर्फ बर्थ की पहली जो चेकलिस्ट होती है उसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का आज के इस लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।